अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर को डेली कवर करते हैं, जिसमें उसके एडिटोरियल के टॉपिक्स होते हैं और उसके ओपिनियन के टॉपिक्स। दोस्तों, पहले हम जस्ट एडिटोरियल के 3 टॉपिक्स को कवर करते थे। अब इंशाल्लाह हम ओपिनियन के भी टॉपिक्स को कवर करेंगे साथ। लेकिन ओपिनियन के लिए मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप ओपिनियन को भी सुनना चाहते हैं तो आप मेरी यानी कि इस जो सेकंड वाली वीडियो होगी वो उसको भी यानी कि वॉच कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में हम एडिटोरियल के जो तीनों आर्टिकल हैं, जो ये हमारा 7 अगस्त 2025 का यानी कि टॉपिक है, न्यूज़पेपर है डॉन का। इसमें एडिटोरियल के 3 हमारे पास आर्टिकल हैं, सेकंड चांसेस के नाम से, आईएचके टिंकरिंग के नाम से और ट्रेडिंग बेबीज के नाम से। ये तीनों आर्टिकल हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं और इसी डॉन न्यूज़पेपर के 7 अगस्त का जो ओपिनियन का पेज है, उसका हम सेकंड यानी कि वीडियो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। वहां से आप दूसरा भी यानी कि अपनी ओपिनियन के भी अपने टॉपिक कवर कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं अब आगे। पहला हमारे पास टॉपिक है सेकंड चांसेस के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर ये मलिक रियाज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि उस पर मलिक रियाज पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसकी जो जायदाद थी वो नीलाम की जा रही है, क्योंकि उस पे कुछ केसेस चल रहे थे। उस पे उसे जुर्माना हुआ था, वो पैसे उसने हुकूमत को वापस करने थे, उसने नहीं किए, जिसकी वजह से अब वो कह रहा है कि मुझे दोबारा से चांस दिया जाए, ताकि यानी कि मैं अभी क्राइसिस में हूँ, क्राइसिस से निकल के दोबारा से इस केस का फैसला किया जाए। इस चीज़ के बारे में हमने पढ़ना है, डिटेल से अभी देखते हैं। दोस्तों, बहरिया टाउन दोबारा से राइटर ये कहता है कि जो बहरिया टाउन है दोस्तों, ये बहुत पावरफुल अनटचेबल रियल एस्टेट कंपनी होती थी पाकिस्तान में, अभी भी है, लेकिन ये माजी में बहुत पावरफुल रही है। अब तो इतनी पावरफुल नहीं रही, क्यों, वो अभी बात करते हैं। लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब ये इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको ऑक्शन की जा रही है, गवर्नमेंट वो कर रही है इस वजह से, क्योंकि इसने कुछ कर्जा देना था हुकूमत का, वापस वो नहीं दिया, जिसकी वजह से इस पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसको ऑक्शन करने का हुकूमत ने फैसला किया और वो की जा रही है। अब दोस्तों, देखते हैं बहरिया टाउन के जो चेयरमैन है, उसने एक लॉन्ग स्टेटमेंट दी है और गवर्नमेंट को कहा है कि उसे एक और चांस दिया जाए। उसने कहा है कि हम मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ कि हमको यानी कि सालसी का किरदार अदा किया जाए, और इसके अलावा जो भी फैसला होगा, वो कहता है कि 100% उस फैसले को मैं मानूंगा। और अगर वो फैसला मुझे कहता है कि आप पैसे पे करो, तो उस फैसले के नतीजे में मुझे फैसले पे करने में भी रजामंदी है। यानी कि वो ये कहता है कि दोबारा से उसके इसका एक बार फैसला हो जाए। दोस्तों, उसने कहा कि बैरियर टाउन जो है, इसने माजी में बहुत सारी अचीवमेंट्स भी की है, लेकिन अभी ये जो कंपनी है ये ट्रबल का शिकार है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, ये उसका कहना था। दोस्तों, अब मसला क्या है कि कई सिटीजन्स हैं जिन्होंने, जब ये बहरिया टाउन की एक्सपेंशन की जा रही थी, तो रास्ते में जिन लोगों की ज़मीनें आ रही थी, उन सारी लोगों को वहां से भगा दिया गया, उनकी ज़मीनें वहां से हड़प कर ली गई। जिस तरह जब हम मोटरवे बनाने लगते हैं तो रास्ते में जितनी भी प्रॉपर्टी आती है, वो सारी की सारी हम अपने कब्जे, यानी कि हुकूमत अपने कब्जे में कर लेती है, उन लोगों को वहां से भगा देती है या उनको थोड़े बहुत पैसे दे देती है। बहरिया टाउन में भी इसी तरह हुआ। होता क्या है कि दोस्तों, बहरिया टाउन जो है ये पावरफुल था, अनटचेबल था, इस वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे वो भी इसके साथ अटैच थे। और ये इतना पावरफुल था कि सुप्रीम कोर्ट भी उसके लिए भी आसान नहीं था कि वो जाके यानी कि बैरियर टाउन पे या मलक रियाज पे हाथ डाल सके। आप देखेंगे कितने पावरफुल होते थे कि हमारी हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, वो उसके लिए भी ये चीज़ आसान नहीं थी। दोस्तों, बहरिया टाउन जो है, अब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ इसकी सेटलमेंट हुई, जिसमें उस रजामंदी दिखाई बहरिया टाउन की, यानी कि जो चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हम अपनी रकम, जो बहुत बड़ा उसका हिस्सा जो है, वो हम हुकूमत को देने को तैयार हैं। मतलब कि जो केसेस वगैरह हो रहे थे उसमें उसने ये सेटलमेंट कर ली सुप्रीम कोर्ट के साथ। लेकिन दोस्तों, मसला क्या आता है, वो जो पेमेंट का स्केड्यूल बनाया जा रहा था ना, कि आप इस टाइम पे इतनी इतनी पेमेंट हुकूमत को वापस करोगे, वो नहीं उसने की बहरिया टाउन में, जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट हो गया। अब होता क्या है कि दोस्तों, कोर्ट को तो ये चाहिए का था कि वो राइटर कहता फौरी एक्शन लेता, ताकि फौरी एक्शन लेके जहाँ पे पेमेंट मिस होना शुरू हुई है, यानी कि उसने देना बंद किए हैं, वहीं पे एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन चले, हुकूमत ने जरा देर की, लेकिन कहने का मतलब दोबारा से फैसला किया गया है कि इससे पैसे वापस लिए जाएंगे, अगर ये नहीं देता तो फिर इसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑक्शन कर दी जाएगी। दोस्तों, गवर्नमेंट जो है अब बिल्कुल सीरियस एक्शन ले रही है, जितने भी लीगल ऑप्शंस है उसको यूज कर रही है, ताकि इस रकम को रिकवर किया जा सके। अब बहरिया टाउन के जो चेयरमैन है दोस्तों, मलिक रियाज, वो ये क्लेम करता है कि ये सब कुछ उसके साथ इस वजह से हो रहा है क्योंकि अल कादर ट्रस्ट केस जो है,
वहाँ पर वो कहता मेरे पे प्रेशर डाला जा रहा था कि मैं इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाऊं। लेकिन वो कहता जब मैंने इस तरह के काम से मना किया तो उस टाइम हुकूमत ने ये सारे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू किए। ये उसका क्लेम है। अब अल कादिर ट्रस्ट केस क्या था थोड़ा सा मैं बता दूं, बाकी अगर आपने यानी कि मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसमें अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड करवा दूंगा। दोस्तों ये 190 ये हमारे पास 190 मिलियन पाउंड्स का ये केस था जिसमें मलिक रियाज इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। मलिक रियाज से इतनी अमाउंट जो बरतानिया थे उसने वापस लेके पाकिस्तान को भेजी। अब दोस्तों जो करंट गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि ये जो रकम है ये अनफेयरली एडजस्ट की गई है ताकि बहरिया टाउन के जो ड्यूज हैं उसको कम किया जा सके, मतलब कि इसने उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। लेकिन खैर ये मैंने एक ओवरव्यू से जस्ट एक स्टेटमेंट आपको बताई है, मजीद आप इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो दोस्तों राइटर अब ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल फेवर यानी कि दी बहरिया टाउन को जिस तरह लास्ट गवर्नमेंट ने दी थी, तो ये भी एक किस्म की करप्शन होगी कि आप पावरफुल लोगों पे हाथ नहीं डाले जा रहे हैं, उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया जा रहा है। सो जस्टिस राइटर कहता है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, बहरिया टाउन के जो लोग हैं उन्हें भी लॉ को फेस करना चाहिए, कोई उनके साथ डील या प्रेशर में नहीं आना चाहिए, ये राइटर का कहना है। तो दोस्तों ये हमारा पहला आर्टिकल था। एक बात और दोस्तों आपको बताता जाऊं कि हम CSS PMS PPSC FPSC इंग्लिश ग्रामर के कोर्सेज हर चीज़ यानी कि इसकी ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं जूम ऐप पे। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में वो हमसे तैयारी भी कर सकता है। वो या तो मुझे कमेंट कर सकता है या मेरे चैनल के थ्रू मेरे नंबर पे व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर सकता है। सो दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे जो कि हमारा IH के टिंकरिंग के नाम से। दोस्तों ये बात इस आर्टिकल के अंदर कश्मीर इशू पे बात की जाएगी। पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान जो क्राइसिस है, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के इशू पे सॉरी जो क्राइसिस है उसके बारे में बात की जाएगी। दोस्तों 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने क्या किया, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया। ये क्या था 370? ये जब पाकिस्तान यानी कि कश्मीर ये कश्मीर के दो हिस्से हो गए थे ना, एक ये था आज़ाद कश्मीर और एक जम्मू कश्मीर जिसे हम कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। सो दोस्तों ये दो हिस्से हो गए जब आर्मी वहाँ पे यानी कि हमारी यहाँ से लोकल कम्युनिटी गई और उन्होंने जाके वहाँ पे यानी कि कश्मीर वापस लेने की कोशिश की, तो वो जहाँ जो वहाँ का हरि सिंह था महाराजा, उसने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया। तो जब जो इलाका इंडिया के कब्जे में आ गया, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 370 का 70 यानी कि ना ऐड किया। अब ये आर्टिकल ये कहता था कि कश्मीर का अलग से झंडा होगा, कश्मीर की अलग से यानी कि इनकी अलग से असेंबली होगी, इनके अलग से इलेक्शन होंगे, वहां पर जमीन कोई हिंदू नहीं खरीद सकता, सिर्फ वो मुसलमान ही रहेगा और वो अलग रियासत रहेगी। अब ये एक आर्टिकल था 370। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 को इस आर्टिकल को हटा दिया, जिसकी वजह से वो अब जो इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि ये अलग रियासत है, वो अब अलग रियासत नहीं रही, वो इंडिया का हिस्सा बन गई। ये हमारा राइटर बेसिकली इसमें बताना चाह रहा है इस आर्टिकल के अंदर। सो इंडिया ने क्या किया दोस्तों, उसने अब ये जो पूरा यानी कि कश्मीर था इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर में और एक लद्दाख में, दो हिस्सों में। और अब इंडिया ये प्लान कर रहा है कि सिर्फ जम्मू वाला ये जो इलाका है सिर्फ इसे हम अलग से रियासत बनाएंगे, बाकी वाले इलाके को मतलब कि इंडिया का हिस्सा बना दिया जाएगा। अब इंडियन मीडिया ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि टॉप लेवल पे इस तरह की मीटिंग जारी है, इस तरह का प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद रैली में यही इशू को मेंशन किया है। सो दोस्तों जो राइटर ये कहता है इंडिया क्या करना चाहता है, वो ग्राउंड के जो फैक्ट्स हैं उसे चेंज करना चाहता है, लेकिन जो कश्मीर है ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनल लॉज भी हमें यही कहते हैं। सो 2019 के बाद इंडिया ने क्या किया, कश्मीर की पॉपुलेशन का बैलेंस चेंज करने की कोशिश की। वहाँ पे तो ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमानों की थी। सो इन्होंने कहा कि वहाँ पे मुसलमान और हिंदुओं बराबर कर दिए जाएं, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 370 रिमूव करना पड़ना था, वो उन्होंने कर दिया। सो अब अगर वोट भी पड़ेंगे तो पहले सिर्फ मुसलमान ही होते थे, तो वो मुसलमान अपना नुमाइंदा ले आते थे। अब वहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलैरिटी ज़्यादा हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएंगी, तो वो अपना बंदा हिंदू लेके आ सकते हैं। तो ये एक मसला हो जाएगा। इसके अलावा आप देखें फोर्सफुली या स्ट्रिक्टली चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की गई वहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों आर्मी को वहाँ पे तैनात कर दिया गया था, लोकल असेंबली की जो पावर थी वो बिल्कुल रिड्यूस कर दी गई। ये जो दोस्तों राइटर कहता है एक्शन है, इससे कश्मीर इशू जो है वो सोल्व नहीं होगा। 2024 के इलेक्शन में इवन के जो प्रो इंडियन पार्टीज भी हुकूमत में आई हैं या जो प्रो इंडियन पार्टीज भी थी इलेक्शन में हिस्सा ले रही, वो भी यही कह रही थी कि पूरे कश्मीर को आप अलग से रियासत का हिस्सा दें, यानी कि डिक्लेयर करें उसको, जिस तरह ये 2019 से पहले था। सो इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस लगा हुआ है कि कश्मीर को दोबारा से जो उसका स्टेटस पहले था उसको बहाल किया जाए, लेकिन ये होता नजर तो नहीं आ रहा।
लेकिन फिर भी अभी वहाँ से भी आना फैसला बाकी है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि रियल सोल्यूशन इसका एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, जो आपको मिलके बैठ के हल करना है, जो कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडियन के लिए एक्सेप्टेबल हो। आपको वो सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है। सो इंडिया अगर इसी तरह चेंजेस करता रहता है और लोगों से वोटिंग राइट्स दोस्तों यानी कि उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं देता, तो क्राइसिस राइटर कहता है मजीद बढ़ जाएंगे और साउथ एशिया में मजीद जो ट्रस्ट है वो डिक्लाइन हो जाएगा, जिसकी कीमत पूरे खिते को अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है ट्रेडिंग बेबीज के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये हम कहते हैं कि बच्चों को इलीगली पहले इन्हें अडॉप्ट किया जाता है, बाद में इन्हें सेल कर दिया जाता है। ये अब सीरियस इशू है, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मुबीना दोस्तों, जो कि एक होप के नाम से एनजीओ है, उसकी यानी कि हेड हैं डॉक्टर मुबीना, उन्हें एफआईए ने अभी अरेस्ट किया है, क्योंकि यूएस ने कंप्लेन की थी कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं। उस पे इल्ज़ाम यही था कि ये बच्चों को इलीगल यानी कि अडॉप्ट करती हैं, बाद में इनको यानी कि सेल कर देती हैं। सो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये कहता है कि होप का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये यतीमों के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। आप यहाँ पे अपनी यानी कि अगर कोई बच्चा यतीम है, उसको वहाँ पे जाके रजिस्टर नहीं करवा सकते। उसके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है कि वो बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। सो कंप्लेंट जो है इसके खिलाफ आई थी सितंबर 15 2023 में, अब इस पे एक्शन लिया जा रहा है। एफआईए ने ये कहा कि जो होप का यानी कि जो इदारा है, ये क्या करता है, बच्चों को अडॉप्ट करता है, उसके बाद फॉरेन फैमिलीज को उसे सेल कर देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये बच्चे आए कहाँ से है, ये सारा रिकॉर्ड छुपा लिया जाता है। सो इसी तरह का एक केस 2024 में भी आया, जिसमें सारिम बनने के नाम से यानी कि एक पर्सन को अरेस्ट किया गया, जो कि इसी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्वस था। लेकिन ये केस अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी भी ये केस साइलेंट है। अब जो पाकिस्तान में दोस्तों इस तरह के जो बच्चों को बाहर आप लोगों को सेल कर देते हो, वो लोग फिर क्या करते हैं, वो इसकी इलीगल अडॉप्शन करते हैं, इनसे यानी कि बैगिंग करवाते हैं, इनसे लेबरिंग करवाते हैं, इनके ऑर्गन्स निकाल के सेल कर देते हैं, या इनसे ड्रग स्मगलिंग करवाते हैं। आप देखें नाजायज़ काम इनसे फिर करवाए जाते हैं। सो पाकिस्तान एंटी ट्रैफिकिंग लॉज तो मौजूद हैं, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट बहुत वीक है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कंटिन्यू है। अब एफआईए को करना क्या चाहिए, राइटर के मुताबिक एफआईए को आपको फिर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, और कोर्ट्स को भी अब चाहिए कि फौरी इन लोगों को सजाएं दी जाएं, यानी कि जितनी जल्दी हो सके। और ये जो इलीगल ट्रेडिंग होती है बच्चों की दोस्तों, इसमें हमें ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, ताकि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मिल के काम करे, इंटरनेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन रूल्स को फॉलो करे। इसलिए राइटर ये कहता है कि स्टेट को चाहिए कि अब बच्चों को हर सूरत पे इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। आप देखें आज 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। कई ऐसे बच्चे हैं उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है, सो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इनका ख्याल रखें। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस पे आप 1-2 घंटे में जो आपने टॉपिक कवर करने हैं, वो यही 10-15 मिनट की वीडियो में आपके कवर हो जाए। दोस्तों अगर आप ओपिनियन पेज के आर्टिकल यानी कि सुनना चाहते हैं इसी डेट के, तो आप मेरी दूसरी वीडियो मेरे चैनल पे जाके देखें, जो मैंने आज ही अपलोड की है वो भी। अल्लाह हाफिज़।